हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपक्यू CSC एकेडमी पर। मैं आशीष आप लोग को एक बार पुनः आपके अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पर अपवाद तंत्र का मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पंचप्रयाग आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूं और उस वीडियो को आप लोग का बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद मिला। इसके लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट जारी रखें, उसके लिए आप लोग के लिए धन्यवाद, कोट कोट धन्यवाद। ठीक है, आप जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज गंगा अपवाद तंत्र प्लस यमुना अपवाद तंत्र पे हम लोग का ये डिस्कशन चलने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबी भी बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अभी एक तरीके से आप लोग को मैं अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी से आप लोग को अवेयर कराने के लिए सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोटली जितने वीडियोज़ आ रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है सब। लेकिन जब एक बार हम लोग फिर से मेन कोर्स स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें हम लोग को बहुत मतलब ज्योग्राफी में ऐसा लगेगा कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और बस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को और पढ़ना है कि कैसे पर्वत पठार हमारे बने हैं, कैसे हमारे संरचना का विकास हुआ है, पृथ्वी की संरचना का विकास कैसे हुआ है, कोर मेंटल जलवायु विज्ञान में क्या कौन से टर्मोलॉजी हम लोग यूज करते हैं और किसका क्या कॉन्सेप्ट है ना, वायुमंडल, ये सब हम लोग बहुत डिटेल्स उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देख रहे हैं ये सब भी आपको बराबर आप लोग को लाभ पहुँचाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग किस पे डिस्कस करने वाले हैं, गंगा अपवाह तंत्र और यमुना अपवाह तंत्र साथ में। चूँकि यमुना गंगा की एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, इसलिए इसको साथ में ही लेके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज के रूप में जितनी गंगा के बारे में जो डिटेल होगी वो मैं आपको दे दिया हूँ। बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो एनालिटिक पार्ट होगा गंगा का वो आप लोग मेन क्लास में करेंगे। हालांकि बहुत कुछ बचने वाला नहीं है। ठीक है, मैं हर एक चीज़ को कोशिश करूँगा टच कर लूँ जिससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग गंगा अपवाद तंत्र प्लस यमुना अपवाद तंत्र। देखिए, अगर पिछला क्लास आप लोग ने देखा होगा तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को पंचप्रयाग पे छोड़ा था और पंचप्रयाग में आप लोग ने देखा होगा तो मैंने आप लोग को क्लास वहाँ पर ब्रेक किया था जहाँ से गंगा अपने गंगा के नाम से प्रवाहित होना शुरू हो गई थी ना। मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास आप लोग को याद होगा पंचप्रयाग में कि गंगा नाम कहाँ पड़ता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम पे देवप्रयाग होता है और देवप्रयाग के बाद से ही हमारे गंगा जी का नाम क्या पड़ता है, गंगा नदी, है ना। अगर आप लोग को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पंचप्रयाग का बहुत छोटा वीडियो है, आप लोग जाके देख लीजिए। मुश्किल से 9 या 10 मिनट का वीडियो है, उससे वो भी क्वेश्चन आते हैं और वहाँ से आप लोग करेंगे तो उसको कनेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल ये वीडियो समझ लीजिए आप लोग के पिछले वाले वीडियो के अगला पार्ट ही है। ठीक है, एकदम कनेक्ट करते हुए चलिए देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी इधर से आ रही है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये जो नदी आ रही है ये आपकी अलकनंदा नदी है। ठीक है, और कहाँ अलकनंदा नदी मैंने कहाँ से बताया था आप लोग को, कहाँ से आती है अलकनंदा नदी बताया था आपको, ये बद्रीनाथ धाम के पास से आपका आती है सतोपंथ हिमानी से, है ना। तो वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर उस पर वापस नहीं जाएंगे, समय जाएगा। तो बस जान लीजिए आपका ये है अलकनंदा नदी। और बताया आपको अलकनंदा नदी किससे मिलती है फिर गंगा नदी कहलाती है, तो भागीरथी नदी से। किससे, तो ये आपकी नदी कौन सी है, भागीरथी नदी। ठीक है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं अलकनंदा नदी आई इधर से भागीरथी नदी आई और यहाँ पर कौन सा हमारा प्रयाग बना था, पंचप्रयाग का सबसे निचला प्रयाग कौन सा था, देवप्रयाग। आप लोग को याद होगा कौन सा प्रयाग था ये, एक मिनट, देवप्रयाग। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए तो ओके। देखिए तो हमने क्या बताया था, भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वहाँ पर हमारा देवप्रयाग बनता है और पंचप्रयाग का सबसे निचला प्रयाग हमारा देवप्रयाग था। उसके बाद से ही हमारी भागीरथी नदी का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी। ठीक है, तो यहाँ पर देवप्रयाग बाद यहाँ से क्या बहने लगी आपकी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। ठीक, यहाँ से गंगा नदी हो गई। देखिए अब गंगा नदी देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी जैसे ही नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो उसमें दो मुख्य शहर पड़ते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं, सबसे पहले ऋषिकेश पड़ता है। ऋषिकेश पर्यटन के लिए वैसे ही बहुत ही फेमस है। और हरिद्वार तो जानते हैं आप लोग, वहाँ पर महाकुंभ लगता है
गंगा पे जो गंगा नदी पे जो 2 महाकुंभ लगते हैं, वो एक हरिद्वार पे लगता है, एक हमारे प्रयागराज में लगता है ना, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर जो पहला मुख्य शहर बसता है वो क्या क्या है आपका? ऋषिकेश। कौन सा है ये आपका? ऋषिकेश। और उसके नीचे कौन सा पड़ता है आपका? हरिद्वार। ठीक है, ये हरिद्वार। चलिए ठीक है। अब जैसे ही आपकी गंगा नदी जैसे ही यहाँ पर आके उत्तराखंड से जैसे यूपी में प्रवेश करती है, तो उसके बाद उसकी जो तमाम मुख्य सहायक नदियाँ हैं वो उस पर मिलना शुरू हो जाती हैं। वो हम क्रम से आप लोग को देखेंगे, उनका उद्गम कहाँ से है मुख्य नदियों का, और ठीक है वो कहाँ पर किस आके मिलती हैं, कौन सा उनके मतलब कौन से शहर के पास मिलती हैं। तो ये जितनी चीज़ें जहाँ उनका मीटिंग पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए पहला यहाँ पर है, कौन सा है नदी है ये? रामगंगा नदी। ठीक है, जैसे ही हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं यूपी में, यूपी के बिजनौर से, यूपी में आप लोग जानते हैं गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती हैं। उसके बाद पहली जो मुख्य सहायक नदी उनके में से आके गंगा में मिलती हैं, उनका क्या नाम है? रामगंगा। ये देखिए मैंने एक बनाया है यहाँ पर, और यहाँ ये अच्छा रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? ये उत्तराखंड के गढ़वाल की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो याद रहेगा आप लोग को, रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये नदी एक पार्क से होके गुजरती है। उस पार्क का नाम क्या है? उस पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उस पार्क का क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्या इतिहास रहा है? तो ये आप लोग जान लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, पहले यूपी में था, जब दोनों एक में थे, अब उत्तराखंड में हो गया है। तो ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। ये कौन सा पार्क आपका हो गया है? ये कौन सा पार्क है आपका? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से वो नदी होके प्रवाहित होती है। ठीक है, कौन सी नदी? रामगंगा। कहाँ पर मिलती है आके ये गंगा में? कन्नौज के पास आके ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। रामगंगा नदी कहाँ से उसका उद्गम होता है? तो गढ़वाल की पहाड़ी से होता है। किस नेशनल पार्क से गुजरती है, पास होती है? तो जिम कॉर्बेट। और कहाँ पे मिलती है? तो गंगा में, तो ये कन्नौज के पास आके मिल जाती है। ठीक है, अगली जो सहायक नदी आपकी देखिए गोमती। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? ये फूलहर झील से। कहाँ से? ये फूलहर झील से। कई बार पूछा है आपके एग्जाम में, गोमती नदी का उद्गम बताइए, तो ये आपके क्या बताएंगे? फूलहर झील है, पीलीभीत में है ये। ठीक है, वहाँ से निकलती है और ये गंगा जी में कहाँ आके मिलती है? ये गाजीपुर में। गाजीपुर के पास ये देखिए, गाजीपुर के पास ये आके मिल जाते हैं। ठीक है, गाजीपुर के आसपास ये आके मिल जाती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। फिर देखिए अगला नदी आपका कौन सा है? घाघरा। अगला नदी कौन सा है? घाघरा। घाघरा नदी आपका कहाँ आके मिलती है गंगा में? ये छपरा। देखिए इसका नाम ही है घाघरा छपरा। घाघरा कहाँ मिल रही है? छपरा। घाघरा छपरा, याद रहेगा आप लोग को, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, तो ये आपका घाघरा और ये छपरा बाकी यहाँ पर गंगा में मिल रही है। देखिए घाघरा की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। राप्ती, ठीक है, राप्ती नदी इसकी सहायक नदी है। और राप्ती नदी किनारे कौन सा यूपी का कौन सा महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है? गोरखपुर। आप लोग को याद होगा, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे ही बसा है। ठीक है, और इसकी दूसरी सहायक नदी है एक जो फेमस है शारदा नदी। शारदा नदी भी घाघरा की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी है? राप्ती और शारदा। अब बात करते हैं घाघरा का उद्गम। तो ये देखिए मापचा चुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है। किस हिमनद से? मापचा चुंग हिमनद से घाघरा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, याद रहेगा, मापचा चुंग हिमनद से। ओके, उसके बाद अगली जो हमारी सहायक नदी है गंडक। याद देखिए, याद करने का ये तरीका है। देखिए रामगंगा आपका पहली होगी। ठीक है, उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक। ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, ग घ अंग। आप लोग याद कर सकते हैं इसका क्रम। ठीक है, 3 याद रहेगा। उसके पहले आप लोग जानेंगे रामगंगा, उसके बाद जस्ट, उसके बाद कोसी है, उसके बाद महानंदा है। ठीक है, ये आप लोग का रहेगा। मतलब अगर एक क्रम में हमेशा पूछा जाता है कि क्रम बताइए सहायक नदियों का, तो इस तरीके रहेगा। आप लोग 3 का क्रम याद कर लीजिए, बाकी उसके बाद कोसी है, फिर महानंदा है और सबसे पहले रामगंगा है। चलिए ठीक है, देखते हैं गंडक नदी। देखिए गंडक नदी कहाँ पर मीट करती है आपके गंगा से? तो गंडक नदी कहाँ मिल रही है? आप लोग देख रहे होंगे, मैंने लिखा है हाजीपुर। ये बिहार के हाजीपुर के पास आके गंडक नदी आपके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के
पास से। कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से होता है इसका उद्गम, गंडक नदी का। काली गंडक और त्रिशूल गंगा, दो नदियों के मिलने से गंडक नदी का यहाँ पर मेल होता है, वहाँ से गंडक नदी बनती है। और कहाँ से? तिब्बत के पठार से। ठीक है, याद रहेगा, तिब्बत के पठार से काली गंडक और त्रिशूल गंगा, काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से गंडक नदी बनती है और वो आके हमारे गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर? हाजीपुर के पास। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया? हाजीपुर के पास मिलती है गंडक नदी। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार के पास से या तिब्बत के पठार से ही निकलती है। और कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनती है नदी? तो कौन? काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। ठीक है, अगला देखिए, भागलपुर में कौन सी आके नदी मिल रही है? कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में तो आप लोग वैसे भी जानते हैं, बिहार के लोग बहुत परेशान रहते हैं, हर साल परेशान रहते हैं, इसलिए बिहार का इसे शोक कहा जाता है। कारण यही है, अगर आप लोग कल परसों की आप लोग क्लास देखे होंगे अपवातंत्र का पहला पार्ट, तो उसमें मैंने आप लोग को अपवातंत्र में बताया था कि जो विसर्ग की स्थिति लगभग नदियाँ जो बनाती हैं उनमें क्या कारण होता है उसका? उसमें अवसाद का अवरोध, उसमें अवसाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोसी नदी की यही इसमें कह लीजिए खास बात है। खास बात क्या कह लीजिए, उनका अभिशाप है कि उसमें बहुत ज़्यादा गाद सिल्ट मतलब जो अवसाद है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है नेपाल हिमालय से। और इसलिए उसमें क्या होता है कि बिहार में जगह जगह नदी के मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नदी अपना मार्ग बदल लेती हैं। तो पता चला आज ये गांव डूबा हुआ है, फिर वो डूब गया, अगली बार वो डूब गया। इसी तरह उसको कंट्रोल करने में काफ़ी बैराज बनाए गए हैं, लेकिन उतना सफल अभी तक कोसी नदी पे सफलता मिल नहीं पाई है और अभी भी ये अभिशाप बनी हुई है, बिहार के लोगों को बहुत परेशान करती हैं। ठीक है, कोसी नदी भी शायद इनको कहा जाता था पहले। तो ठीक है, तो कोसी नदी का ये है, नेपाल हिमालय से निकलती हैं और ये भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में आके मिल जाती हैं। ठीक है, इसको बिहार का शोक बोला जाता है। शोक क्यों बोला जाता है वो मैंने आपको बता दिया। जो इसमें कोसी नदी की खास बातें थे वो आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, अगली नदी जो गंगा के बाएं तरफ से आके मिल रही है वो कौन सी है? महानंदा। ठीक है, देखिए महानंदा नदी कहाँ से? दार्जिलिंग की पहाड़ी से आके निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और आके आपके गंगा में मिल जाती है, फरक्का के पास में, फरक्का के थोड़ा सा पहले ही आके ये गंगा में मिल जाती है। तो ये आपके देखिए ये बाएं तरफ की नदियों का जो एक मैंने क्रम बताया है उसको एक बार हम रिपीट करा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले रामगंगा। ठीक है, रामगंगा का जो खास बात है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है ना, और कन्नौज पे आके मिल जाती है। उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, तीनों एक क्रम में याद कर लीजिए। गोमती, घाघरा, गंडक। गोमती आपकी फूलर झील से निकलती है और आधे गाजीपुर में आके मिल जाती है। घाघरा छपरा में आके मिल जाती है और गंडक आपके हाजीपुर में मिल जाती है। उसके बाद बची कोसी। कोसी आपकी भागलपुर में आके मिलती है बिहार के। और महानंदा नदी जो है, जो कि आपकी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, ये आके कहाँ मिल जाती है? आपकी फरक्का के थोड़ा सा पहले। ठीक है, फरक्का के थोड़ा सा, फरक्का आपके पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, वहाँ से आके मिल जाती है उसके पहले ही। ठीक है, महानंदा नदी। तो ये आपकी बाएं तरफ की जितनी नदियाँ थी, जो उसमें खास बात थी, जो इसकी विशेषताएं थी, जो आपको याद करने, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग वो मैंने आपको बता दिया है। आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद देखिए अब हम लोग थोड़ा सा दाएं तरफ की सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा देख लें। अब यमुना है सबसे बड़ी सहायक नदी, जो दाएं तरफ से ही आके गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्रयागों का प्रयागराज, इलाहाबाद में आके मिलती है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग जानिए कि दाएं तरफ से कुछ और नदियां हैं। जैसे एक यमुना के जस्ट बाद ही प्रयागराज जिले के में ही मिलती है, जाके यमुना के जहाँ मिलती गंगा उसके थोड़ा सा आगे जाके टोंस नदी है। ये एक लोकल नदी, मतलब स्थानीय नदी है, बहुत ज़्यादा इसका वो लंबाई नहीं है। ठीक है, तो ये आपके प्रयागराज जिले के में ही मिल जाती है, टोंस नदी है। और दूसरी एक मुख्य सहायक नदी है जो सोन नदी है। सोन नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी आपको पता होगा, अगर आपको मैंने कल बताया था, है ना, अपकेंद्रीय अपवा प्रतिरूप में बताया था। सोन और नर्मदा किसका उदाहरण है आपके? बताइए, अपकेंद्रीय या अरी, है ना, उसका मैंने बताया था, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का उदाहरण है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से ही सोन नदी निकल के कहाँ जाती है? मिलती है आपके गंगा में। ठीक है, याद रहेगा, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और ये कहाँ पे जाके गंगा से मिलती है? तो ये पटना के पास जाके, पटना शहर के पास जाके ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बनाया है। यहाँ पर जो गंगा नदी आगे बढ़ती हैं, गंगा नदी जो आपकी आगे बढ़ी हैं, तो यहाँ पर फरक्का के पास से गंगा में बाइफर्गेशन होता है, मतलब एक उनकी शाखा निकल जाती है गंगा की, विभाजित होकर। और उस शाखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हुगली नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हुगली नदी के नाम से जानते हैं। देखिए, हुगली नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कलकत्ता शहर है हुगली नदी के किनारे ही बसा है ना। कलकत्ता शहर कई बार पूछा गया है, कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? हुगली नदी के किनारे कलकत्ता
बसा हुआ है। ठीक है, ये हुगली नदी निकला है और हुगली नदी की सबसे मुख्य सहायक नदी जो है ये दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी मुख्य सहायक नदी है हुगली की, याद रखिएगा आप लोग। और दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए जाके ये हुगली नदी मिल जाती है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ, तो जान लीजिए जो 3 मुख्य नदियाँ हैं आपकी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। बस दोनों में क्या अंतर है, जब हम लोग दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, अभी दक्षिण भारत की नदियाँ ब्रह्मपुत्रा अपवा तंत्र के बाद हम लोग दक्षिण भारत की नदियाँ ही पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे नर्मदा नदी इधर, ताप्ती नदी इधर, मतलब इधर पश्चिम की तरफ, जबकि आप जानते हैं कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसका ढाल आपका उत्तर और पूर्व की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ है, लेकिन उसके विपरीत दिशा में नर्मदा और ताप्ती जाके अरब सागर में मिलती हैं। उसका कारण है कि वो अपनी भ्रंश घाटियाँ बनाती है। भ्रंश घाटी के बारे में बताएंगे, बस जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दामोदर नदी आ गया इसलिए मैंने थोड़ा सा चर्चा कर लिया। तो दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती हुई जाके हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये हो गए आपके गंगा नदी और गंगा नदी के जो मुख्य सहायक नदियाँ थीं उनसे जुड़ी खास बातें। ओके, अच्छा, गंगा नदी से रिलेटेड ही कुछ और ख़ास बातें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो आप लोग जानना भी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप लोग ये जानते हैं गंगा नदी कितने राज्यों से होके बहती है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम आपको जानते हैं, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप लोग जानते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री से। कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमनद से, है ना। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है और ये गंगोत्री हिमनद कहाँ है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद है, जहाँ से, जिनको हम लोग गोमुख भी बोलते हैं, वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये है गंगोत्री। ठीक है, ये गंगोत्री माना क्या जाता है, इसकी ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। जो आपका गंगोत्री हिमनद है लगभग 4000 मीटर, समुद्र से 4000 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। अब गंगा नदी के बारे में एक बात और जान लीजिए, कल हम लोग थोड़ा सा बेसिन की बात किए थे। ठीक है, नदी बेसिन की बात किए थे, उसी नदी बेसिन के एरिया की बात करें। ठीक है, जिस मतलब जो उसका बेसिन हम बताए थे, बेसिन के लिए क्या होता है, क्षेत्र इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उस क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो अपवाह तंत्र का जो क्षेत्र होता है उसको हमने बेसिन को परिभाषित किया था। आप लोग अगर देखे होंगे वीडियो तो आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो उसी के लिए अगर गंगा नदी का बेसिन एरिया पूछा जाए तो ये भारत, उस बेसिन एरिया के माध्यम से कहेंगे तो गंगा भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। ठीक है, गंगा भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है या सबसे बड़ी नदी एरिया के बारे में वैसे भी है, नदी की लंबाई के रूप में भी है और एरिया में भी, बेसिन एरिया में भी बहुत सबसे ज़्यादा है। लगभग 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है गंगा का। ठीक है, गंगा का एरिया लगभग, सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत में ही 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसकी बेसिन एरिया, अगर हम कंप्लीटली बांग्लादेश को भी शामिल कर लें तो ये लगभग 13 लाख से ज़्यादा इसका बेसिन एरिया हो जाता है। इसलिए इसको भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र या सबसे अपवाह बेसिन भी बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, ये बेसिन के रेस्पेक्ट में जो गंगा जी का जो विशेषता थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कुछ बातें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य से होकर बहती है, सबसे पहले उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से निकली। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड के पास किस राज्य में प्रवेश करती है, आपके यूपी में प्रवेश करती है ना। यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से गंगा आपकी प्रवाहित होती हैं। ध्यान रखने वाली बात है, एक सहायक नदी मैंने यहाँ पर बताया था महानंदा, यहाँ पर देख रहे होंगे बिहार और पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है। तो जो महानंदा नदी है, जो आपकी गंगा की सहायक नदी है, वो बिहार राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य के सीमा का निर्धारण करते हुए बहती है। ठीक है, ये भी एक खास बात है इस महानंदा नदी की, जो आपकी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको गंगा नदी के बारे में, उसके एरियाज़ के बारे में बता दिया, उसके बेसिन एरिया के बारे में बता दिया। टोटल लंबाई आपको पता है गंगा की कितनी है, 2525 किलोमीटर टोटल गंगा की नदी है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में गंगा जी की लंबाई कितनी है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि गंगा सिर्फ भारत में नहीं बह के बांग्लादेश में भी जाके बहती हैं। सुंदरबन डेल्टा जहाँ बनता है वहाँ तक उनकी लंबाई है ना, 2525 किलोमीटर पूरा गंगोत्री से लेके आपके कहाँ तक, बंगाल की खाड़ी तक है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में
कितनी लंबाई है गंगा की, तो आप क्या लिखेंगे, लगभग 2100 किलोमीटर। लगभग की बात मैं कर रहा हूँ, याद रखिए। वैसे एग्जैक्ट डेटा मैंने जहाँ तक मुझे याद है 2070 किलोमीटर भारत में इनकी गंगा जी की लंबाई है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में याद रखिए आप लोग। किस टोटल लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि सिर्फ भारत में गंगा जी की लंबाई कितनी है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, लगभग 2100 किलोमीटर, या एग्जैक्ट में आप जाएंगे लगभग 2070 किलोमीटर। ठीक है, ये उनकी गंगा जी की लंबाई है। अब अंतिम में इसका जो बचता है पार्ट कि गंगा जी जाके कहाँ पर अपना डिस्चार्ज करती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में ये अपने नदी को जो जल होता है मुहाना बनाती हैं। ठीक है, तो गंगा जी यहाँ से मुहाना बनाने से पहले इसमें कुछ और सहायक नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी आके मिलती है, फिर बांग्लादेश की एक और नदी है मेघना। इन तीनों नदी मिला के एक डेल्टा बनाती हैं। आप लोग ने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का फॉर्म करते हैं। विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा की बात कर रहा हूँ, सॉरी। विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा को फॉर्म करते हैं गंगा, बनाती हैं गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदी मिलके। ठीक है, अब इस डेल्टा में खास बात क्या है, इसको सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। देखिए, इसको सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिनको हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। खास बात क्या है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है आपका, जो सुंदरी का वृक्ष होता है, ये सलाइन जल में, मतलब जो लवड़ी जल होता है, इसी में इनका विकास होता है। और ये इतना ज़्यादा, मतलब एक जाली नुमा, इतना मतलब डेंस वन का विकास करते हैं कि एक तरीके से ये मान के चलिए कि ये जो चक्रवात, साइक्लोन, आप समझ रहे हैं ना, जो तूफान आते हैं, उनके लिए एक दीवार का काम करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि तटीय क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के लिए ये आपका सुंदरबन डेल्टा में जो मैंग्रोव वन है, वो उनके दीवार की तरह काम करते हैं। उनके जो तूफान का जो वेग होता है, हवाओं का जो वेग होता है, जो ज्वार में जो रहती है ऊर्जा, उसको कम कर देते हैं और नुकसान को कम से कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम से कम कर देते हैं। ये उनका महत्व है। इसके साथ साथ इस वन में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता इतना मतलब अत्यधिक है, उसके बारे में मतलब यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि इन सब वनों को डिस्टर्ब न किया जाए। कोई प्लान, सरकार का कोई प्रोजेक्ट होता है तो कोशिश किया जाता है कि मैंग्रोव वन को बढ़ने दिया जाए, उसको डिस्टर्ब न किया जाए, है ना। जैव विविधता में जैसे आपके मगर हो गए, घड़ियाल हो गए, बंगाल टाइगर का नाम आपने सुना ही होगा, तरह तरह के बंदर, तरह तरह की पक्षियाँ, ठीक है, कछुआ, ये तमाम आप जितना मतलब जैव विविधता, ये मैं आपको जंतुओं के बारे में बता रहा हूँ, उसी तरह यहाँ पर वृक्षों की भी सघनता बहुत पाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, बहुत बड़े इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक कार्बन सिंक का भी काम करते हैं, है ना। तो कुल मिला के ये हमारे पर्यावरण के लिए, वहाँ तटीय लोगों के लिए ये एक रक्षक का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, रक्षक का काम करते हैं। ये सुंदरबन डेल्टा में विकसित आपका जो मैंग्रोव वन है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। साथ में आप लोग ये जानते हैं कि ये तटीय एरिया है, ज्वार भाटा हमेशा आते रहते हैं, तो उनके ज्वार से जो पानी आता है, ये जो तटीय एरिया है उनको हमेशा क्या बनाए रखते हैं, वेट बनाए रखते हैं, गीला बनाए रखते हैं, आर्द्र बनाए रखते हैं, दलदली भूमि का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, दलदली भूमि का निर्माण करते हैं। और वो दलदली भूमि आपके, इसीलिए जो ये सुंदरबन है, सुंदरबन आपका दलदली भूमि क्षेत्र के रूप में ये रामसर साइट में भी इसका नाम शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें, रामसर साइट में भी इसको शामिल कर लिया गया है आपके सुंदरबन को। अब यहाँ पर रामसर साइट को मैंने कह दिया, जिसको रामसर साइट के बारे में पता है उसके लिए तो ठीक है, जिसको नहीं पता है वो सिर्फ इतना जान ले। बाद में रामसर साइट पर मैं एक 10 मिनट का कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है आप लोग को। ठीक है, बस रामसर साइट आप लोग ये जान लीजिए, रामसर साइट आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि जो होता है आपका वेटलैंड्स होता है, उससे संबंधित है रामसर। ठीक है, रामसर साइट से उसी से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और रामसर एक ईरान में एक शहर है, वहाँ पर एक आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक मीटिंग, एक कन्वेंशन किया गया था, इसलिए उस कन्वेंशन का नाम हम लोग रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और वहाँ पर ये मतलब फैसला लिया गया था
कि जो ऐसे आर्द्रभूमियाँ हैं जो हमारे पर्यावरणीय रूप से बहुत अच्छे मतलब काम की हैं, ठीक है, हमारे पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचाने वाली हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा। उनको इस यहाँ पर एक हम लोग अपना लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग उनको शामिल किया जाएगा, उनको विशेष रूप से संरक्षित किया जाएगा, ठीक है, इसलिए उनको रामसर साइट कहा जाता है। आई बात समझ में? और ज़्यादा डिटेल के लिए मैं पूरी वीडियो बना दूंगा रामसर साइट पे 5 से 10 मिनट का, उसमें आप लोग को सारा क्लियर हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए, अगर आप लोग को थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो रामसर साइट जो है आपका वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। और यहाँ पर जो सुंदरवन डेल्टा है एक आर्द्र भूमि भी हो जाता है, क्योंकि ये एक दलदली भूमि का निर्माण होता है यहाँ पर पानी की वजह से, ठीक है। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि चूँकि मैंने यहाँ पहले बता दिया कि जो मैंग्रोव वन होता है इनको सैलाइन मतलब इनको हेलोफाइट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हेलोफाइट ट्रीज? क्योंकि इनका विकास ही होता है लवड़ी जल में, ठीक है। लवड़ी जल में विकास होने के लिए इनको क्या बोला जाता है? हेलोफाइट्स। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए कि हेलोफाइट्स ट्रीज कौन से हैं, इसमें तरह तरह के वन के पेड़ों के एग्जाम्पल दिया रहेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा मैंग्रोव वन आपका हेलोफाइट्स होगा, ठीक है। ये हो गया आपका सुंदरवन से रिलेटेड डाटा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको इसमें बता दिया। ये सुंदरवन बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार आते हैं, ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने ये देखा आप लोगों ने ये देखा कि मैंने आपको गंगा के बारे में, मुख्य नदी गंगा के बारे में जितनी जानकारी थी वो देनी थी वो दे दिया। उसकी जो बाएं तरफ से जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, बाएं तरफ से उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका उद्गम, उनसे जुड़ी विशेषताएँ वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, किस शहर के पास मिलती हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा गंगा नदी के पास में जो मुख्य शहर हैं उनके बारे में अगर पूछा जाए, 4 दे दें एक ना दें तो उसमें पूछे कौन नहीं है, तो आप इसमें से देखिए अक्सर इसी में से रहेगा। जैसे क्या दे देगा? ऋषिकेश दे देगा, हरिद्वार दे देगा, कन्नौज दे देगा, प्रयागराज दे देगा, गाजीपुर दे देगा, छपरा दे देगा, पटना दे देगा, हाजीपुर, भागलपुर, ठीक है, फरक्का, ठीक है, ये सब दे देगा। इसमें पूछेगा कौन गंगा नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। कानपुर हो गया आपका, बनारस भी है आपको, गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं ये सब, ठीक है। तो ये सब अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चन भी को कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करने में, ठीक। तो ये आप लोग को हो गया। अब बचा आपका यमुना तंत्र, थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें। चूँकि हम जानते हैं यमुना हमारी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब ये आज तक शायद पूछा गया हो, जरूर पूछा गया होगा, लेकिन बहुत दिन हो गया होगा, तो ये पूछ लो कि गंगा की लंबाई सबको मुँह जुबानी रटा रहता है, यमुना की लंबाई बता दीजिए, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप पता होना चाहिए। लगभग 1376 किलोमीटर यमुना की लंबाई होती है। उद्गम कहाँ से होता है? तो जिस तरीके से गंगा का उद्गम आपके गंगोत्री से होता था, यमुना का उद्गम आपके कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से, ठीक है। कहाँ से? यमुनोत्री हिमनद से। ये बंदरपुंज श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से, याद रखिए, बंदरपुंज श्रेणी के, पर्वत श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से हमारी यमुना नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो लगभग दाएं साइड से इसमें आके मिलती हैं, कुछ बाएं साइड से भी हैं। जैसे मैंने इसमें बता दिया टोंस नदी हो गई। देखिए टोंस नदी मैंने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। टोंस नदी आपकी इसमें एक गंगा की भी सहायक नदी है, एक आपकी यमुना की भी सहायक नदी है, जो उसके स्टार्टिंग में ही आके यहाँ इधर आके मिल जाती है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बताना इसलिए ज़रूरी था कि कहीं कहीं दे सकता है यमुना दे कि यमुना कौन सी सहायक नदी नहीं है, उसमें से टोंस भी दिया है, तो आप लोग सोचें गंगा की सहायक नदी है तो गलत हो जाए, ठीक है। एक टोंस नदी आपकी यमुना की भी सहायक नदी है, ये बात आप लोग को याद रहे, ठीक है। हिंडन हो गया, ये भी उसकी सहायक नदी है। दाएं तरफ की जो सहायक नदियाँ हैं, हिंडन हो गया, और कुछ नदियाँ हैं जैसे आपकी सेंगर हो गया, ठीक है। सेंगर भी आपकी यमुना की बाएं तरफ से ही सहायक नदी है। लेकिन हमारा जो मुख्य है वो हम लोग देख लें, जो बाएं तरफ से जो पूछे जाने वाले हैं उनको देख लें। जैसे आपकी चंबल नदी हो गई, ठीक है, सिंध नदी हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ठीक है। केन और बेतवा इसमें थोड़ा सा हाईलाइटेड है, केन और बेतवा थोड़ा सा हाईलाइटेड है। कारण क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना, इस पर सरकार इसमें बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना पे कार्य कर रही है। इस पे तो मे भी किसी भी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केन बेतवा लिंक परियोजना की विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए और किस तरीके से ये मतलब पर्यावरण को न नुकसान, पर्यावरण से भी चूँकि रिलेट है क्योंकि हम दो नदियों के इकोसिस्टम को जोड़ेंगे। याद रखिए, किसी भी नदी को लिंक को जोड़ते हैं तो उसमें जो उसका चिंताजनक बात यही रहती है कि क्या दो नदियों का इकोसिस्टम हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या उसमें रहने वाले जीव जंतुओं पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में लिखते हुए आप इनकी विशेषताओं को बताएंगे कि लिंक परियोजना किस तरीके से उपयोगी है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में तो बाद में बात किया जाएगा, बस यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि केन बेतवा लिंक परियोजना अभी चल रहा है
और इनको जोड़ने के लिए एक दाऊधन बांध की भी बात की जा रही है। किस बात की? दाऊधन बांध। दाऊधन बांध, ठीक है। इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए दाऊधन बांध की बात की जा रही है। तो दाऊधन बांध का संबंध किससे हो जाएगा? आपके केन बेतवा लिंक परियोजना से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, चलिए चंबल नदी इसकी सहायक नदी के बारे में देखते हैं। तो चंबल नदी की खुद एक सहायक नदी है, उसके बारे में जान लें। बनास नदी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर छोटा सा बनाया बनास। तो बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? आपके यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद आपकी सिंध है, उसके बाद बेतवा है और केन है। यहाँ पर देखिए चंबल नदी में मैंने 3 चीज़ बनाया है। ये लाइन दिख रहा होगा आपको, 1 2 3। ये आपका बांध परियोजना है जो सिंचाई के लिए है और बिजली के लिए, ठीक है। ये 3 बांध परियोजनाएं हैं जिनका नाम है राणा प्रताप, सबसे ऊपर आपका जवाहर सागर बांध परियोजना है। सबसे ऊपर ये आप याद रखिए चंबल नदी पर, ठीक है। देखिए चंबल नदी पर, चंबल नदी आपका ये इस तरीके से है, जाके आपका यहाँ से यमुना नदी में मिल रही है। तो इसमें 3 नदी परियोजनाएं हैं। पहला, सबसे पहले क्या है आपका? जवाहर, क्या है? जवाहर सागर बांध परियोजना। दूसरा नदी क्या है? राणा प्रताप। दूसरा क्या है? राणा प्रताप सागर परियोजना, ठीक है। और तीसरा क्या है? गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना ऊपर, गांधी जी नीचे और सब बीच में राणा प्रताप, ठीक है। याद करने का ये तरीका क्रम पूछा जाता है किस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखिए ये तीनों परियोजनाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये जवाहर, राणा और गांधी सागर बांध परियोजना। ये सिंचाई परियोजना के साथ साथ हमारी ऊर्जा परियोजना भी है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त की जाती है इन परियोजना से, और सिंचाई के लिए मुख्य है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें दोनों का जो प्रतिशत है संयुक्त है, दोनों का प्रतिशत जो है वो 50% राजस्थान को लाभ पहुंचाता है परियोजना और 50% आपके मध्य प्रदेश को, ठीक है। याद रहेगा इसमें जो मुख्य आपके मुख्य नदी सहायक नदी चंबल है, उसमें जो परियोजनाएं चल रहा है बताना जरूरी था, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है। 3 परियोजना याद रखिए। सबसे ऊपर जवाहर परियोजना है, उसके नीचे राणा सागर, उसके बाद राणा प्रताप, उसके बाद गांधी सागर, ठीक है। किनकी संयुक्त परियोजना है ये? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का संयुक्त और दोनों के बराबर की हिस्सेदारी है, ओके। हाँ, अगला है हमारा सिंध नदी, ठीक है। सिंध नदी यमुना की दाएं तरफ से जो जाके मिलने वाली सहायक नदी है। फिर बेतवा के इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है कि यमुना हमारी कितने राज्यों से होके बहती है, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गंगा के बारे में तो बहुत पूछा गया है, यमुना के बारे में पूछ लिया जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए। यमुना लगभग क्या 7 राज्यों से होकर हमारी बहती है। कितने राज्यों से? 7। यमुना हमारे कितने राज्यों से होकर बहती है? 7। यमुना 7 राज्यों से। और राज्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से वो राज्य हैं? शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ निकलती कहाँ से है? तो ये भी उत्तराखंड की यमुनोत्री हिमनद से निकलती हैं। उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलते तो उत्तराखंड हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान, हरियाणा 4 हो गए, है ना। दिल्ली 5 हो गया, आपका MP 6 हो गया और UP 7 हो गया। आई बात समझ में? आपका जो यमुना नदी है ये लगभग 7 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन राज्य हो गए आपके? देखिए उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद चलिए दिल्ली को लिख देते हैं, फिर राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, उसके बाद MP और उसके बाद UP हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो यमुना आपके कितने राज्यों से होकर बहती है? यमुना आपके 7 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जान लीजिए थोड़ा सा। यमुना आपके 7 राज्यों से होकर बहती है। थोड़ा सा यहाँ पर चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा और बताएं कि चंबल नदी आपके एक आप जानते होंगे मालवा का पठार है, ठीक है। चंबल नदी आपके मालवा का जो पठार है उससे होके बहती है, और वहाँ के चंबल जो मालवा का पठार है उसको ये बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ मतलब काटते हुए उसको बहती है, जिससे यहाँ पर जो मालवा का पठार है वो एकदम से क्या बोलते हैं उसको उत्खात भूमि की संरचना की तरह उसने
इसको बना दिया है, ठीक है। उबड़ खाबड़ भूमि, उसको बोलते हैं उत्खात भूमि, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं रमाइन लैंड। क्या बोलते हैं इसको? रमाइन लैंड, ठीक है। तो मालवा पे रमाइन लैंड का निर्माण कौन करती है? आपकी ये चंबल नदी ही करती है। ओके, तो ठीक है, ये हो गए आपके गंगा नदी से संबंधित जितने अपवाह तंत्र थे, सॉरी गंगा नदी से संबंधित जितने आपकी सहायक नदियाँ थी उसके बारे में। खुद गंगा नदी की जो विशेषताएं थी वो मैंने आपको बता दिया, चाहे वो गंगा नदी की लंबाई भारत में हो, चाहे पूरी लंबाई हो, चाहे बेसिन एरिया हो गया, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा के बारे में हमने मतलब काफ़ी चर्चा कर ली, कितना इंपॉर्टेंट है वो, चाहे जैव विविधता के लिए हो जाए, चाहे वो वहाँ पर तटीय बसे लोगों के लिए हो जाए, चाहे वो वहाँ उसमें वहाँ पर जो जीव जंतु हैं, मतलब जैव विविधता में आ जाएगा, इकोसिस्टम में आ जाएगा, उसके लिए है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कहाँ से निकलती हैं, इसके सारे बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, सब कर लिए, ठीक। चंबल नदी पे कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना चल रही थी, राजस्थान एमपी, उसके बारे में कर लिए। हमें लग रहा है कि ये आपका गंगा अपवाह तंत्र का आप इतना पढ़ लेंगे तो इसमें कुछ बहुत बारीक चीज़ अगर बची होगी तो वही बची होगी, वो भी आपको जब हम लोग एनालिसिस पार्ट करेंगे, जब आपको मेन पार्ट करेंगे, उसमें ये शायद ना छूटे, ठीक है। तो ये आपका गंगा अपवाह तंत्र है, इसके आप लोग प्लीज़ इसको 2 बार देख लीजिए, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ठीक है। अगला अपवाह तंत्र आप लोग को जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। उसके बाद दक्षिण भारत की नदियों का एक समग्र रहेगा, उसमें एक साथ हम लोग उसको पढ़ेंगे। इस तरह से अपवाह तंत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। अपवाह तंत्र में सिर्फ आप लोग नदियाँ ही नहीं पढ़ें, उनका विकास के चरण, लगभग सारी चीज़ पहले और दूसरी वीडियो आप लोग जरूर देख लें, उसके बाद इसको देखें। हालांकि ये इसका तो अपना अलग है, समझ में आ जाएगा, लेकिन पहला दूसरा देखेंगे उसमें भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।